नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिसिप 3.1 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है हीट ट्रीटमेंट, जो चैप्टर नंबर 20। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हम पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन टिपिकल ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर का ड्यूटी क्या होना चाहिए आफ्टर वेल्डिंग, बिफोर वेल्डिंग एंड ड्यूरिंग वेल्डिंग, जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर का ड्यूटी होता है वो फिर विजुअल इंस्पेक्शन करना। 600 मैक्सिमम लेंथ से आपको देखना है और आप 601 नहीं जा सकते, आप 650 नहीं जा सकते, आपको 600 से अंदर से ही आपको इंस्पेक्शन करना है। आपका आंख का डिस्टेंस और आपका जहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन करना है वहाँ पे इतना ही डिस्टेंस रहना चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगा तो नहीं चलेगा, कम रहेगा तो चलेगा। ऐसा वहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया। और 30 डिग्री आपका विजुअल इंस्पेक्शन करने के टाइम पे आपका डिग्री कितना होना चाहिए आपके आंखों से, आपका टेस्ट पीस जहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन करना है उसका, उसके बारे में भी 30 डिग्री से ज़्यादा होगा तो चलेगा, मैक्सिमम ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। वो सब चीज़ हमने टिपिकल ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर में देखा। टर्म्स एंड डेफिनेशन में हमने देखा कि भाई वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उसको क्या क्या पता होना चाहिए। तो कि बीवेल एंगल जो है, वी ग्रू, सिंगल वी, सिंगल जे, डबल जे, सिंगल यू, डबल यू, उसमें लैंड कितना होना चाहिए, वो सब चीज़, और कितने थिकनेस में कितना कौन सा ग्रूव एंगल होना चाहिए, कितने थिकनेस में कौन सा ग्रूव यूज करना चाहिए, वो सब चीज के बारे में। उसके बाद वेल्ड जो जियोमेट्री है, वेल्ड किसको बोलते हैं, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं, वेल्ड जोन किसको बोलते हैं, और रूट किसको बोलते हैं, फाइनल कैपिंग किसको बोलते हैं, टॉय किसको बोलते हैं, पैरन मेटल और वेल्ड मेटल, वो सब चीज के बारे में पूरा टर्म्स एंड डेफिनेशन में। उसके बाद हमने फिलेट साइज में भी डिस्कस किया कि भाई टाइप्स ऑफ फिलेट, मैट्रिक्स फिलेट, कनकेव एंड कन्वेक्स, तो उसमें से कौन सा फिलेट मारेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, कौन सी कंडीशन में कौन सा फिलेट मारना चाहिए। साइक्लिक कंडीशन है तो कनकेव क्यों मारते हैं लोग, और हमारा जनरली मैट्रिक्स फिलेट क्यों यूज होता है, और जनरली ड्राइंग में जो दिया रहता है वो थ्रोट थिकनेस दिया रहता है, तो थ्रोट फिलेट दिया रहता है, और वो थ्रोट फिलेट के हिसाब से हमको लेग लेंथ फाइंड करना है। लेग लेंथ इज इक्वल टू ऐसा करके वहां पे दो दिए गए हैं, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो हमको लेग लेंथ मिलेगा। और वो सब चीज हमने टर्म्स एंड डेफिनेशन में डिस्कस किया। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वेल्डिंग इनपरफेक्शन एंड वेल्ड मटेरियल इंस्पेक्शन। ओके, तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, टोटल 148 क्वेश्चन। टोटल जो पेपर 5 है सिसिफ 3.1 में, पांचों पेपर में से 148 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 148 क्वेश्चन में से जनरल पेपर है पहला, दूसरा स्पेसिफिक है, तीसरा पाइप का प्रैक्टिकल, चौथा प्लेट का प्रैक्टिकल, और पांचवा मैक्रो का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये पांचों पेपर में अगर आप पास होते हैं तब आपको सिसिफ 3.1 का सर्टिफिकेट मिलता है। सिसिफ 3.1 का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको बहुत सारा इंस्पेक्शन का, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, टीपीआई, पीआईडी, बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटी खुल जाता है। जनरली पहले क्या था, पहले ऐसा था कि लोग एनडीटी लेवल 2 करते थे, लेकिन अभी ऐसा सिस्टम थोड़ा ओल्ड हो गया है। अभी लोगों को सिसिफ 3.1 लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 में से आते हैं। 40% क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 17 ऑफ वेल्डेबिलिटी, वो सब में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चैप्टर जिसने नहीं किया है उसको पहले क्लियर करना चाहिए। वेल्ड इम्परफेक्शन में हमने क्या किया कि भाई टाइप ऑफ क्रैक हमने सीखा। टाइप ऑफ क्रैक होने के बाद कितने टाइप के, रेडियल क्रैक, लॉन्जिट्यूडनल क्रैक, ट्रांसवर्स क्रैक, और हमारा ब्रांच क्रैक, क्रैटर क्रैक, बहुत सारे टाइप्स ऑफ के क्रैक देखिए। हाइड्रोजन क्रैक, सॉलिडिफिकेशन क्रैक, लेमिनेशन क्रैक, लेमिनार क्रैक, लेमिनार टियर, वो सब चीज़। उसके बाद पोरोसिटी, टाइप्स ऑफ पोरोसिटी में ब्लो होल्स, कास्टिंग में क्या आता है, रोलिंग के बाद क्या हो जाता है, वो सब चीज़ के बारे में, इनपरफेक्शन के बारे में डिस्कस किया। सॉलिड इंक्लूजन, ऑक्सीडाइज इंक्लूजन, ऑक्सी ऑक्सीडेशन, वो सब चीज़ के बारे में वेल्डिंग इम्परफेक्शन में डिस्कस किया। उसके बाद में हमने बात किया कि भाई हमारा वेल्ड टेस्ट पीस जो है वो अप एंड डाउन, ऑफसेट कितना रहना चाहिए, मिस अलाइनमेंट कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ के बारे में हमने वेल्डिंग इम्परफेक्शन में डिस्कस किया। तो उसके बाद हमने बात किया कि भाई डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में दो टाइप है,
डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन है क्वांटिटेटिव टेस्ट और क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट मतलब ऐसा टेस्ट जिसमें हमको जस्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट आंखों से देख के बोलना है, जैसे कि बैंड टेस्ट। बैंड टेस्ट में कोई आपको मेजरमेंट नहीं आएगा, जस्ट आपको बोलना है हाँ ये एक्सेप्ट है, हाँ ये रिजेक्ट है, ऐसा। तो वो हो गया क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट मतलब हार्डनेस टेस्ट आप लेंगे, तो जो उसमें हार्डनेस में एक वैल्यू आता है, तो वैल्यू जो है वो मेजरेबल वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट। जैसे कि इम्पैक्ट टफनेस वो मेजरेबल वैल्यू है, मेजर कर सकते हैं। टेंसाइल टफनेस वो मेजर कर सकते हैं, तो वो सब चीज क्वांटिटेटिव टेस्ट हो गया। वो सब चीज के बारे में पूरा हमने डेप्थ में बात किया कि भाई टेंसाइल टेस्ट कैसे करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करने के बाद यील्ड क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, और ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, वो सब चीज के बारे में हमने पूरा डेप्थ में बात किया डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। डब्ल्यूपीएस एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन में हमने बात किया कि भाई जब डब्ल्यूपीएस बनाते हैं तब प्रपोज्ड डब्ल्यूपीएस के बाद आपको बनाना है, आपका रन बाय रन टेस्ट पीस बनाना है, टेस्ट पीस रन बाय रन वेल्डिंग मारना है, वो फिर हमको पूरा मेजरिंग करना है, लिखना है एक टेबल पे या एक पेन में, पेन के हिसाब पेन से आपको एक पेपर में लिखना है। वो सब चीज जो भी इंक्लूडेड वैल्यू आया है वो पीक्यूआर में डालना है, और पीक्यूआर का टेस्टिंग करना है। पीक्यूआर में पहले विजुअल इंस्पेक्शन करना चाहिए, फिर एमटी और पीटी दोनों में से कोई एक करना है, आरटी और यूटी दोनों में से कोई एक करना है। ये तीनों क्वालिफाई हो गया, विजुअल हो गया, फिर एनडीटी हो गया, तो हम फिर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में टेस्ट पीस को डालते हैं हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारा कोड में लिखा है वो डायमेंशन के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने के लिए डालेंगे। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हमको टेंसाइल कंपलसरी बन जाता है डब्ल्यूपीएस के लिए, मैक्रो कंपलसरी बन जाता है, बैंड कंपलसरी बन जाता है। ये तीनों टेस्ट तो कंपलसरी है ही, लेकिन कोरोजन है, हार्डनेस है, इम्पैक्ट है, वो अगर क्लाइंट चाहता है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, तो अब हम ज्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो सब वैल्यू एक्सेप्ट होता है तो आपको पीक्यूआर में लिखना है, जस्ट पीक्यूआर में लिखना है। लिखने के बाद फिर डब्ल्यूपीएस जब आप बनाते हैं तब उसमें रेंज लिखना है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सप्लीमेंट्री तीनों वेरिएबल का रेंज के साथ डब्ल्यूपीएस प्रिपेयर करना है, उसी को बोलते हैं डब्ल्यूपीएस। और डब्ल्यूपीएस दो लोगों को डायरेक्शन देता है, एक वेल्डर को, वेल्डिंग इंस्पेक्टर को। हम लोग गल्फ कंट्रीज में तो देखते हैं कि भाई दोनों ये लोग दोनों के पास जनरली डब्ल्यूपीएस होता है, लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है कि भाई वेल्डर को तो पता ही नहीं होता है डब्ल्यूपीएस, डब्ल्यूपीएस का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। इंस्पेक्टर लोग जो रहते हैं उसको भी बहुत सारा डब्ल्यूपीएस का मसला रहता है, डब्ल्यूपीएस का फुल फॉर्म भूल जाता है, पीक्यूआर डब्ल्यूपीएस मिक्स कर देते हैं। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज जो है वो आपको पता होना चाहिए। वो सब चीज हमने चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया। वेल्डर क्वालिफिकेशन जो है वो वेल्डर क्वालिफिकेशन, डब्ल्यूपीएस बन गया तो डब्ल्यूपीएस बनने के बाद डब्ल्यूपीएस में जो डायरेक्शन दिया है वो डायरेक्शन में हमको टेस्ट पीस बनाना है, फिर टेस्ट पीस में वेल्डर को वेल्डिंग मरवाना है, वेल्डर को फिर क्वालिफाई करना है। जनरली यहाँ पे 1G 2G 3G 4G 5G 6G ऐसा पोजीशन है, लेकिन अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे पीए, पीबी, पीसी, पीडी, पीई, पीएफ, पीजी, पीई ऐसा करके पूरा पोजीशन दिया गया है। जैसे हम लोग 1G 2G ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे पीए, पीबी, पीसी ऐसा करके बोला जाता है। ठीक है, जनरल हम अगर कोई एक रूम पे अंदर बैठे हैं या कोई चेयर पे बैठे हैं, तो आप ऐसा एज्यूम करिए कि जहाँ पे हमारा पैर है वहाँ पे वेल्डिंग मारना है हमको, बैठे बैठे या फिर खड़े खड़े। तो जमीन के हमारे आंखों के नीचे जो वेल्डिंग मारना है उसको पीए पोजीशन मतलब 1G पोजीशन बोलते हैं। हमारा आंखों के एग्जैक्ट सामने जो एक वॉल आता है, एक रूम के अंदर बैठा है आप एज्यूम कर सकते हैं। तो आप ऐसा करिए कि भाई आपका फ्लोर जो है वो आपका आंखों के एग्जैक्ट सामने, जो आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वॉल जो है उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग मारना है, उसको P2G पोजीशन बोलते हैं। वॉल का आपको नीचे से ऊपर जाना है वेल्डिंग मारते मारते, या ऊपर से नीचे आना है, वो 3G पोजीशन बोलते हैं। आपको आपके हेड जो है उसके ऊपर आपका फैन जहाँ पे है वैसे पोजीशन में आप बैठे हैं, ऊपर पे फैन है और वहां पे वेल्डिंग मारना है, तो उसको ओवरहेड पोजीशन बोलते हैं। वो 4G पोजीशन हो गया। 5G पोजीशन मतलब यहाँ पे जॉब रोटेट नहीं होगा, जॉब जो है वो थोड़ा एंगल में होगा, आपका पाइप जो है वो एंगल में होगा, लेकिन पाइप यहाँ पे रोटेट नहीं होगा। 1G पोजीशन में पाइप अगर बात करते हैं तो पाइप रोटेट होता है, लेकिन 5G पोजीशन में पाइप रोटेट नहीं होता है, आपको खुद रोटेट होना पड़ता है। वो हो गया 5G पोजीशन। 6G पोजीशन इसको बोलते हैं कि भाई जो हमारा जॉब है वो 45 डिग्री पे इंक्लूडेड है, वेदर वो रोटेट भी हो सकता है और आपको भी रोटेट होना पड़ सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो हो गया 6G पोजीशन। 6G पोजीशन क्वालिफाई होता
होता है तो ऑल पोजीशन वेल्डर क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। 1G पोजीशन के लिए अगर क्वालिफाई होता है वेल्डर तो फ्लैट पोजीशन ही क्वालिफाई होता है। 2G पोजीशन क्वालिफाई होता है तो फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन ही क्वालिफाई होता है। 3G पोजीशन क्वालिफाई होता है तो फ्लैट एंड ओवर वर्टिकल ही पोजीशन क्वालिफाई होता है। 4G पोजीशन क्वालिफाई होता है तो फ्लैट एंड ओवरहेड पोजीशन भी क्वालिफाई होता है। 5G पोजीशन क्वालिफाई होता है वेल्डर तो उसका क्वालिफिकेशन बनता है फ्लैट, ओवरहेड एंड वर्टिकल। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन 5G में कवर नहीं होगा, ठीक है। 6G पोजीशन ऑल पोजीशन कवर करता है। तो ऐसा करके हमने पूरा डिस्कस किया वो वेल्डर क्वालिफिकेशन में। मटेरियल इंस्पेक्शन में हमने बात किया कि भाई कार्बन का क्या काम है। मटेरियल के अंदर जैसे हमारा बॉडी है उसमें ब्लड है तो ब्लड का एक अलग काम है, उसमें व्हाइट सेल है उसका एक अलग काम है, ऊपर का हमारा स्किन है, चमड़ी है, उसका एक अलग काम है, ऊपर जो हेयर है उसका एक अलग काम है। तो सबका अपना अपना काम है। वैसे ही मटेरियल में क्रोम रहता है, कार्बन, मोली, वेनेडियम, कॉपर, सल्फर, फास्फोरस, वो सब चीज रहता है। वो सब चीज का कौन सा क्या क्या कार्बन है, वो स्ट्रेंथ का वेनेडियम, स्ट्रेंथ का क्रोम का, कोरोजन रेजिस्टेंट। क्रोम जैसे ही हमारे मेटल में कम हो जाता है तो बाहर का एटमॉस्फेरिक उसको इफेक्ट करना स्टार्ट होता है और वहाँ पे रस्टिंग स्टार्ट होता है। इसी की वजह से ज़्यादा क्रोम अगर डालेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा क्रोम का पैसा भी, कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही आपको मार्केट में नहीं मिल जाएगा कि ज़्यादा क्रोम वाला 316L, 316, ये सब एसएस मटेरियल है, उसमें 16 क्रोम से ज़्यादा, 616 से ज़्यादा क्रोम होता है तो परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो उसी की वजह से उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। कार्बन स्टील में उसका कम रहता है। अगर अलॉय स्टील की बात करें तो उसमें क्रोम 5%, कभी 6%, कभी 9%। अगर P91 में बात करें तो 9 क्रोम होता है। तो वो सब चीज़ हमने पूरा उसमें मटेरियल इंस्पेक्शन में बात किया। वेल्डिंग सिंबल में बात किया कि भी वेल्डिंग सिंबल जनरली ड्राइंग जो करता बहुत बड़ा रहता है उसमें सब चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से वेल्डिंग सिंबल डाल दिया जाता है कि भाई ये साइट वेल्ड, यहाँ पे फ्लैग ड्रॉ कर दिया गया है, उसमें राउंड कर दिया गया है, साइट वेल्ड लेकिन फुल अराउंड वेल्ड होना चाहिए। ऐसा करके सिंबल के बारे में, वी जो सिंबल है उसको पूरा वी ड्रॉ नहीं करेंगे पूरा ड्राइंग में, एक एक जगह पे, एक एक लॉन्ग सिम में सब जगह पे वी ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। तो एक ही एक सिंबल डाल दीजिए कि यहाँ पे वी जॉइंट, ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि पूरे ड्राइंग में यहाँ पे ये जो आता है टिपिकल वी, मतलब जितना भी ड्राइंग में यहाँ जो ड्राइंग में दिखाया वहाँ पे हम सिंबल के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, तब हमारा कॉम्प्लिसिटी कम हो जाता है ड्राइंग का, और ड्राइंग इजीली से हम रीडिंग कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस में एमएमए, टीग, मिग, मैग, एसएडब्ल्यू, एफसीडब्ल्यू, उसके बारे में पूरा डेप्थ में बात किया कि भाई हमारा जो वेल्डिंग होता है कांस्टेंट करंट प्रोसेस है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है। वो सब चीज़ के बारे में हम बात करने के बाद उसमें ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्लेट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वर्कपीस का डिस्टेंस, वर्कपीस टू टॉर्च का डिस्टेंस क्या है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। और एसएडब्ल्यू वेल्डर वेल्डिंग मारता है तो उसका हाथ जनरली हिलता रहता है, उसी की वजह से मशीन में ऐसा क्या हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग मशीन कैसा, अगर अच्छी तरीके से बात करें, अच्छी तरीके से मशीन है तो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो सब चीज़ के बारे में, मशीन कैसा होना चाहिए, उसके इंडक्टेंस, रिलक्टेंस, वो सब चीज़ क्या है उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस में हमने डिस्कस किया। और एमएमए वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, उसमें तो सबको पता ही है कि हमने एकदम डेप्थ में गए थे। तो आज उसके बाद में चैप्टर नंबर 16 भी बात किया हमने कि वेल्डिंग कंज्यूमेबल जो है E7018 है। ई का मतलब क्या है, 70 का मतलब क्या है, 18 का मतलब क्या है, वो सब चीज़ के बारे में बात करने के बाद आज हम वापस एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, चैप्टर नंबर 20। हीट ट्रीटमेंट में बहुत सारे, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, वो पूरा का पूरा हम आज डिस्कस करेंगे। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या, इंट्रोडक्शन। The heat treatment give a particular grade of steel by the steel maker supplier shall be shown on a material test certificate and may be referred the supply condition। heat treatment ऐसा एक प्रोसेस है कि आपका जो भी मटेरियल है उसका सर्टिफिकेशन डिसाइड होता है। जो भी मटेरियल है वो कितना काम कर सकता है वो डिसाइड हो सकता है। आप जितना भी मटेरियल है उसका स्ट्रेंथ कैसा होता है, उसका हीट ट्रीटमेंट के हिसाब से उसमें क्या क्या बिहेव करता है वो मटेरियल ड्यूरिंग वेल्डिंग कंडीशन, या सॉरी ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, वो सब चीज़ हम हीट ट्रीटमेंट से भी
पता कर सकते हैं। कहने का हमारा मतलब यहाँ पे यही है कि हीट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हीट ट्रीटमेंट हम लोग जनरली स्ट्रेस रिलीविंग के लिए करते हैं, लेकिन आगे आएंगे तब हम एक एक पॉइंट में डेप्थ में जाएंगे। वेल्डिंग इंस्पेक्टर में नीड to refer the material test certificate, and it appropriate that are familiar with terminology used and have some understand the principles of some of the most common apply heat treatment। कुछ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में जनरली वेल्डिंग इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए, और वो जो सिस्टम है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का वो हम अभी समझेंगे। वेल्डिंग जॉइंट में नीड to be subjected to heat treatment after the welding post-weld heat treatment, and the task monitor the thermal cycle checking the heat treatment records are often delegate welding inspector को ये सब चीज देखना है। ठीक है, कौन सा टास्क है, मॉनिटरिंग करना है, वो सब चीज देखना है। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, चलो अभी से हमारा स्टार्ट हो गया हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। Heat treatment of steel. Main supply main supply condition for weldable steel are, पहले तो रोल प्रोसेस होता है, उस टाइम पे भी हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हॉट रोल होता है उस टाइम पे, और हॉट फिनिशिंग होता है, फाइनल फिनिशिंग स्टेज में होता है, तब भी हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट ऐसा जरूरी नहीं है कहाँ खाली वेल्डिंग में ही हीट ट्रीटमेंट करना। जब आप रोलिंग करते हैं तब भी आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर सके हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आईटीपी में डिस्कस किया है, प्रेशर वेसल का आईटीपी जो था आगे का हमारा सेशन, उसमें हमने बात किया कि भाई जब आप प्लेट का थिकनेस ज़्यादा है, जब आप रोलिंग प्रोसेस कर रहे हैं तब रोलिंग में ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ट्रेस क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि उसका अंदर का जो प्लेट का दो सरफेस, एक और टॉप सरफेस एक बॉटम सरफेस, तो टॉप सरफेस जो होता है वहां पे आपको कंप्रेशन लोड लगता है, और आपका बॉटम सरफेस जो है एकदम आउटसाइड वाला सरफेस, उसको आपको वहां पे टेंशन लोड लगता है। तो उसी की वजह से वहां पे क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि हीट यहाँ पे ट्रेस प्रोड्यूस होता है और मटेरियल गर्म भी हो जाए। ट्रेस जैसे ही प्रोड्यूस होता है मटेरियल आपका थोड़ा थोड़ा गर्म, क्योंकि उसका बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी वहां से रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होता है तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा? पूरा मटेरियल के अंदर स्प्रेड होगा। तो उसी की वजह से वहां पे ट्रेस भी जनरली, ये जो हमारा बॉन्ड टूटा है मटेरियल का, उसी की वजह से वहां पे क्या होगा, एक ट्रेस जनरेट होगा। वो ट्रेस रिमूव करने के लिए भी आफ्टर रोलिंग जनरली हीट ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ कंपनी करती है, वो भी एज पर क्राइटेरिया के हिसाब से आपको जाना है। ओके, अप्लाई टू थर्मोमैकेनिकल कंट्रोल प्रोसेस TMCP एंड कंट्रोल रोल प्रोसेस, और थर्मोमैकेनिकली रोल्ड, ये सब चीज में भी हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, जनरली नॉर्मलाइजिंग में 900 डिग्री तक हम हमारा जो वेसल है या जिसका भी हीट ट्रीटमेंट करना है वहां तक हम जाते हैं। जनरली ये टाइम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, यहाँ जीरो है, धीरे धीरे हम हीटिंग करते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है 900 तक हम रुक जाते हैं, फिर हम थोड़ा सॉकिंग करते हैं उसको। सॉकिंग मतलब थोड़ा होल्डिंग करना है, थोड़ा टाइम तक हम उसको वही टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, और उसी के बाद फिर उसका टेम्परेचर फॉल करवाना स्टार्ट होता है। जनरली हम एयर के अंदर ही फॉल करवाते हैं मोस्टली नॉर्मलाइजिंग में, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, तो उसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। लेकिन नॉर्मलाइजिंग का हम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। आफ्टर द वर्किंग रोलिंग और फोर्जिंग, देखो रोलिंग और फोर्जिंग में आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। डिशेंड जो है हमारा, जो कैपिंग है हमारा वेसल के ऊपर, हम लास्ट पोर्शन जो कैप लगाते हैं उसको डिसेंट बोलते हैं। डिसेंट का आईटीपी में हमने डिस्कस किया कि भाई डिसेंट का नॉर्मलाइजिंग करते हैं, क्योंकि वो फोर्जिंग प्रोसेस है, और फोर्जिंग प्रोसेस में जनरली नॉर्मलाइजिंग करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर वर्किंग रोलिंग या फोर्जिंग में द स्टील ऑफ साइज इट इज हीटेड 900 डिग्री अलाउड टू द कूल इन एयर। देखो 900 डिग्री तक आपको हीटिंग करना है, फिर आपको कोल्ड एयर के अंदर फिर आपको एम्बियंट टेम्परेचर में छोड़ देना है उसको। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो ठंडा होता जाएगा। विच ऑप्टिमाइज स्ट्रेंथ, देखो यहाँ पे ये वर्ड याद रखिए, आपको क्वेश्चन आएगा। स्ट्रेंथ एंड टफनेस गिव द यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज फ्रॉम
देखो यहाँ पे लिखा विच ऑप्टिमाइज द स्ट्रेंथ एंड टफनेस एंड गिव द यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी फ्रॉम आइटम टू आइटम फॉर पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील। देखो नॉर्मलाइजिंग क्या करता है, तो आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है ऑप्टिमाइज द स्ट्रेंथ एंड टफनेस गिव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। तो ये सब चीज को यूनिफॉर्म करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ को और टफनेस को, क्योंकि टफनेस थोड़ा कम हो जाता है ड्यूरिंग हॉट रोलिंग या फिर डिसेंट जब आप करते हैं उस टाइम पे, तो उसी की वजह से आपको ये सब चीज करना है, ठीक है। ओके, ये बात हो गया हमारा नॉर्मलाइजिंग में स्ट्रेंथ और टफनेस का है। और लो कार्बन स्टील जो रहता है उसमें भी करते हैं जनरली नॉर्मलाइजिंग में रिपीड हीटिंग एंड सॉकिंग 100% ऑस्टेनेटिक, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में कि भाई आपका एक लिमिट रहता है 723, अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सब लोग बोलते हैं, पता है ना। तो वो क्या है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, 723, कुछ लोग 725 भी बोलते हैं, कुछ लोग आयन कार्बन डायग्राम आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा कि 723 के नीचे का जो टेम्परेचर के अंदर आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है तो उसको लोअर टेम्परेचर लिमिट, लोअर लिमिट बोलते हैं। 723 से अबव करना है तो अपर ट्रांसमिशन लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ पे 900 मतलब 723 से तो ज़्यादा ही है, तो अपर ट्रांसमिशन लिमिट से ज़्यादा करना मतलब लोअर नॉर्मलाइजिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में भी आ सकता है जनरली में। अभी तक 2011 में एग्जाम लिया गया था उसमें एक क्वेश्चन था, अभी थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया, अभी ये क्वेश्चन नहीं है, अभी आपको दिखाया कि भाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस, ऐसा लाइन बाय लाइन ही याद रखना है आपको। Optimize the strength and toughness, give the uniform property from the item for the particular grade of steel। ऐसा ही आपको याद रखना है, ऐसा लाइन ही आएगा क्वेश्चन में। ओके, सॉकिंग टाइम एंड टेम्परेचर रखना है आपको, कितना रखना है वो आपको एज पर कोड रखना है। कूल इन एयर एंड एम्बियंट टेम्परेचर, फिर आपको एम्बियंट टेम्परेचर के अंदर छोड़ देना है उसको कि भाई हाँ आपका 900 डिग्री टेम्परेचर आ गया, फिर थोड़ी देर आपको उसको रुकना है, 1 घंटा 2 घंटा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी लास्ट सेशन पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का किया था, जो ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 के हिसाब से, UCS 56 के हिसाब से, UW40 के हिसाब से हमने किया। उसमें हमने देखा कि भाई आपका कार्बन स्टील मटेरियल है उसका 595 तक पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है। अगर दूसरा कोई मटेरियल है डिसेंट का अगर करना है तो वहाँ पे डिसेंट का थिकनेस भी देखना है कि भाई आपको 2 आवर्स तो फिक्स रहता है, फिर आप हर 25 mm बढ़ता जाता है, वैसे 15-15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट ऐसे आपको टाइम बढ़ाते जाना है। होल्डिंग सॉकिंग उतना करना है, ठीक है। यहाँ पे इतना दिखा है मतलब 1 से 2 घंटा यहाँ पे होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है। टिपिकल नॉर्मलाइजिंग ऑफ हीट ट्रीटमेंट अप्लाइड इन कार्बन मैंगनीज, कार्बन में कार्बन मोली एंड सम कार्बन मैंगनीज एंड सम लो अलोय स्टील, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे ऊपर में ग्राफ दिखा है। क्विंचिंग, क्विंचिंग क्यों करते हैं, क्विंचिंग एंड टेम्परिंग जनरली क्या होता है, हमारा स्टेनलेस स्टील मटेरियल होता है उसमें जनरली हम लोग ऐसा करते हैं कि कभी कभी उसको क्विंचिंग करना पड़ता है, कभी कभी उसको टेम्परिंग करना पड़ता है। वो सब चीज़ क्यों, क्योंकि हम लोग स्टेनलेस स्टील में तो जनरली क्या करते हैं कि भाई हम उसमें पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्टेनलेस स्टील में हमको एनिलिन करना पड़ता है, कभी कभी क्विंचिंग करना पड़ता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसका प्रॉपर्टी जो ड्यूरिंग वेल्डिंग है या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग है वो कुछ प्रॉपर्टीज डाउन हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी वापस उसके अंदर इम्प्रूव करने के लिए, देखो वहाँ पे तो है ही प्रॉपर्टी तो उसके पास रहता ही है, लेकिन वो डाउन हो जाता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जनरली क्विंचिंग और टेम्परिंग करते हैं। देखो अभी हम या आगे आगे एक एक पॉइंट बाय पॉइंट। आफ्टर वर्किंग द स्टील रोलिंग या फोर्जिंग टू साइज it is heated 900 then cooled quickly possible by the quenching in water or oil। अभी देखिए, आप हीटिंग कर दिया, ठीक है, 900 तक आप चले गए, 900 तक आप जाने के बाद फिर आप उसको थोड़ा सॉकिंग टाइम देंगे, फिर उसको सडन उसको डालना फॉल करना है उसका टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में सेंसिटाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। सेंसिटाइजेशन का प्रॉब्लम ये है कि भाई उस स्टेनलेस स्टील में जो क्रोम है वो क्रोम क्या करेगा, क्रोम
400 से 800 डिग्री के बीच के अंदर, 400 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में थोड़ा भी स्टेनलेस स्टील का टेम्परेचर रहा, तब स्टेनलेस स्टील का क्रोम अंदर है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है वो एक्टिव हो जाता है, वैसे ही हाइड्रोजन है वो 300 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाएगा तो वो एक्टिव हो जाता है। वैसे क्रोम का बिहेवियर 400 से 800 डिग्री का है। तो वैसे ही जैसे ही टेम्परेचर आपका 400 से 800 के बीच में आएगा, क्रोमियम जो है वो क्रोमियम कार्बाइड बनाएगा, या क्रोमियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मार्केटिंग करके क्रोमियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ से हमारा क्रोमियम चला जाएगा। क्रोमियम चला जाएगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका मटेरियल के अंदर क्रोमियम कम हो गया। मटेरियल के अंदर क्रोमियम कम हो गया तब आपका मटेरियल रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को क्रोमियम को बचा के रखना। ऐसा हम क्या करें कि 400 से 800 डिग्री के बीच में क्रोमियम को क्रोमियम कार्बाइड या क्रोमियम ऑक्साइड बनाने का टाइम ही ना मिले। तो ऐसा हम क्या करें? तो ऐसा ये करना है कि आपको सडन टेम्परेचर को फॉल कर देना है, उसको टाइम ही नहीं देना है। समझ रहे हैं? इसी इसी की वजह से यहाँ पे क्लियर है कि भाई क्विकली कूल्ड क्विकली एज अ पॉसिबल बाय क्विंचिंग इन वाटर या ऑयल, पानी में या फिर आपको ऑयल के अंदर सडनली आपको एकदम कूल कर देना है, एकदम टेम्परेचर गिरा देना है। अब धीरे धीरे गिराएंगे, जैसे नॉर्मलाइजिंग करते थे एयर में छोड़ दिया, तब तो वो 800 से 700, 700 से 600, 600 से 500, फिर 400, फिर 300, तब तो उसको टाइम मिल जाएगा। 800 से आप 400 में आते हैं तो उसको टाइम मिल जाएगा क्रोमियम को क्रोमियम कार्बाइड बनाने का, क्रोमियम ऑक्साइड बनाने का। उसी की वजह से नॉर्मलाइजिंग में और यहाँ पे क्विंचिंग में इतना यहाँ पे डिफरेंट है। क्विंचिंग साइकिल में आप याद रखिए, नॉर्मलाइजिंग में आपको एयर के अंदर छोड़ देना है, फिर धीरे धीरे वो ठंडा होता रहेगा। लेकिन क्विंचिंग में आपको वाटर और ऑयल से सडनली उसको टेम्परेचर को फॉल करना है। तो ऐसा क्यों करना है वो मैं आपको समझाया कि भाई क्रोमियम को जो है उसको टाइम ना मिले क्रोमियम कार्बाइड बनाने का, क्रोमियम ऑक्साइड बनाने का, क्योंकि वो अगर बना दिया तब हमारा मेटल में कांड हो जाएगा। मेटल में प्रॉब्लम ये होगा कि भाई, ठीक है, ओके। तो अभी टेम्परिंग, टेम्परिंग क्यों करते हैं आफ्टर क्विंचिंग? देखो टेम्परिंग क्यों करते हैं, क्योंकि एसएस में जो कांड होता है, एसएस में क्या कांड होता है, डक्टिलिटी उसका कम हो जाता है। क्योंकि आप सडनली टेम्परेचर को फॉल करेंगे क्विंचिंग में, कि जैसे ही आपने 900 डिग्री चढ़ाया, फिर कुछ टाइम तक आपने होल्डिंग किया, फिर सडन आप पानी के अंदर डुबो देते हैं, पानी या ऑयल के अंदर वो पीस को डाल देते हैं, या फिर ऑयल ऊपर डाल के फिर उसका टेम्परेचर सडन फॉल करवा देते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव हमको नहीं मिलेगा, कुछ प्रॉपर्टी है वो हमको नहीं आएगा। तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी। तो स्टेनलेस स्टील में डक्टिलिटी जो होना चाहिए था वो हमको नहीं मिलेगा। उसी की वजह से यहाँ पे क्लियरली लिखा, आफ्टर क्विंचिंग, आफ्टर क्विंचिंग द स्टील मस्ट बी टेम्पर्ड, सॉफ्टन, इंप्रूव द डक्टिलिटी ऑफ द क्विंच स्टील। तो आपको क्या करना है? मस्ट बी टेम्पर, मस्ट मतलब टेम्परेचर, टेम्परिंग करना ही है। टेम्परिंग का आपका टेम्परेचर जनरली 300 डिग्री का रहता है। वो भी आप देखिए, वो भी 400 डिग्री का नहीं है। 400 डिग्री जाएंगे वैसे हमारा अभी हमने प्रॉब्लम बोला क्रोमियम कार्बाइड वाला, वो हो जाएगा। इसी की वजह से टेम्परिंग जो है यहाँ पे 300 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। आपने फिर वापस टेम्परेचर चढ़ाया, फिर 300 तक आपने कुछ टाइम तक होल्डिंग रखा, फिर उसको आप एटमॉस्फेरिक में फॉल होने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 800 से 400 आपका एकदम संभाल के काम करना है। ओके, क्विंचिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया। क्विंचिंग करने के बाद आपको टेम्परिंग मस्ट हो जाता है। टेम्परिंग इसके लिए हो जाता है क्योंकि आपका डक्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए। हमने नॉर्मलाइजिंग में देखा कि नॉर्मलाइजिंग जो है वो स्ट्रेंथ एंड हमारा टफनेस इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिमाइज द स्ट्रेंथ एंड टफनेस। लेकिन हमारा जो ये डक्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं? टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, क्विंचिंग तो हमको करना ही है। क्विंचिंग करने से हमारा जो पर्पज है ट्रेस रिलीविंग होने का वो सब सॉल्व हो जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन एनिलीन।
सॉल्यूशन एनिलीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉल्यूशन एनिलीन से हमको जनरली क्या होता है वो हम अभी वापस बात करेंगे। सॉल्यूशन एनिलीन में क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड वर्किंग साइड स्टील हीटेड 1100 आफ्टर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1050 से लेके आपको 1100, 1050 से लेके 1100 तक आपको टेम्परेचर को ऊपर तक चढ़ाना है। अब ये सब चीज़ क्या है, ये सबसे स्टेनलेस स्टील में ही होता है, क्योंकि सॉल्यूशन एनिलिंग स्टेनलेस स्टील का जनरली होता है। ठीक है, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील का हीट ट्रीटमेंट होता है, भाई होता है, सब चीज़ होता है, लेकिन होने के लिए आपको गट चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ सॉल्यूशन एनिलिन होता है। उसका टेम्परेचर क्या होता है आपको ये फ्यूचर में याद रखना है। जितना भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं आपको पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील में सॉल्यूशन एनिलिंग का टेम्परेचर क्या होता है, तो आपको 1050 याद रखना है। 1050 मिनिमम, मैक्सिमम 1100। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको सीसीप का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उसमें आएगा, आपका एक ऑप्शन रहेगा 1040, एक ऑप्शन रहेगा 1055, एक ऑप्शन रहेगा 1100, और बी एंड डी अबोव ऐसा करके भी ऑप्शन रहेगा। तो आपको 1050 से लेके 1100 तक आपको बीच में आप एनिलिन कर सकते हैं। ठीक है, ये फंडा आपको याद रखना ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओके, सॉल्यूशन एनिलिन जब आप करते हैं, सॉल्यूशन एनिलिन जब आप करते हैं तो क्या होता है उसमें। तो सॉल्यूशन एनिलिन जब आप करते हैं तब आप एक सडनली आप टेम्परेचर इंप्रूव करते हैं और आपका टेम्परेचर 1100 तक चला जाता है, फिर आप सडनली उसको टेम्परेचर को फॉल करते हैं। ठीक है, एकदम फॉल करने का रीजन ये है कि आपको पता है कि कार्बाइड ना बना दे। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है कार्बाइड एंड अदर फेजेस फॉर्मिंग। तो आपको रेपिडली कूलिंग बाय क्विंचिंग इन वाटर प्रिवेंट एनी कार्बाइड एंड अदर फेजेस ऑफ फॉर्मिंग। प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रक्षा करना, रक्षणात्मक आपको कार्बाइड जो है वो ना बनाए, अदर कोई फेज क्रोमियम ऑक्साइड ना बनाए, क्रोमियम कार्बाइड ना बनाए, वो सब चीज की वजह से आपको टेम्परेचर को सडन फॉल करना है। ओके, आप 300 डिग्री 400 डिग्री से जैसे ही नीचे टेम्परेचर आ जाते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है, 800 से 400 के बीच में, क्योंकि वहां पे क्रोमियम का टेंडेंसी ऐसा है कि वो जनरली एक्टिव होता है और एक्टिव होने की वजह से बहुत सारा हमको प्रॉब्लम होता है। सॉल्यूशन एनिलिन में हमको जनरली याद रखना है कि रैपिड हीटिंग करना है आपको। रैपिड हीटिंग, देखो रैपिड हीटिंग लिखा है यहाँ पे उसने, रैपिड हीटिंग एंड शॉकिंग टेम्परेचर एंड शॉर्ट short shock time of temperature and rapid cooling by quenching in water oil, rapid cooling by quenching in water और ऑयल में आपको, वाटर या फिर ऑयल में आपको जनरली उसको सडनली उसका टेम्परेचर फॉल करना है। उसका रीजन क्या है, रीजन ऑलरेडी मैं बताया आपको। तो वही रीजन की वजह से क्रोमियम कार्बाइड ना बनाए, उसी की वजह से क्रोमियम ऑक्साइड ना बनाए, उसी की वजह से जनरली हमको ये सब स्टेप लेना पड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो था अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सॉल्यूशन हीट ट्रीटेड। सॉल्यूशन हीट ट्रीटेड में भी सेम प्रोसेस ही है। आप 1150 तक जाइए, 1150 के जाने के बाद सडन उसको क्विंचिंग फॉल करना है टेम्परेचर को, और फॉल करने के बाद वो फॉल जब करते हैं तब आप फर्नेस के अंदर देन अलाउड इन कूल्ड इन फर्नेस एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। देखिए, आफ्टर वर्किंग द स्टील, एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा उसको बड़ा कर देता हूँ। After working the steel, passing the pressing or forming etc. the size, it is heated to 900 degree, then the allowed the cool and furnace and ambient temperature. This reduce the strength of toughness but improve the ductility. आपका जो एनिलिन प्रोसेस है, एनिलिन हीट ट्रीटेड प्रोसेस है, उसमें आपका जनरली डक्टिलिटी तो इम्प्रूव होता है, लेकिन यहाँ पे टफनेस और स्ट्रेंथ आपका
रिड्यूस होता है। तो वो सब चीज़ आपको याद, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हमारा मास्टर, यहीं पे हम लोग सब अटके हुए हैं, तो उसी का हमको करना है। जनरली पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट जो है वो भी एक हीट ट्रीटमेंट का ही टाइप है, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट का ही टाइप है, हीट ट्रीटमेंट ऐसा हमारा ये चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 20 हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में हमको 7 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट है, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, मल टेम्परिंग, ओस टेम्परिंग, क्विंचिंग, उसके बाद पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट, और एक रहेगा, मेरा माइंड से निकल गया, हार्डनिंग, यस। तो ये 7 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट है, और उसमें से कुछ हमको जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हीट ट्रीटमेंट है वो हम किया। एनिलिन हमारा इम्पोर्टेंट है, नॉर्मलाइजिंग हमारा इम्पोर्टेंट है, ट्रेस रिलीविंग हमारा पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट वो इम्पोर्टेंट है। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज बीन अप्लाइड इन सम ऑफ द वेल्ड स्टील टू एंश्योर दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेल्डमेंट इज सुटेबल फॉर इंटेंडेड एप्लीकेशन। तो आपका जो वेल्ड मेटल का प्रॉपर्टी है वो सूटेबल रिक्वायरमेंट है, सूटेबल हमको प्रॉपर्टी चाहिए, हमारा इच्छित प्रॉपर्टी चाहिए, उसी की वजह से उसमें ट्रेस रिलीव करके, उसमें जो ट्रेस जो है प्रोड्यूस हुए हैं वो रिलीज करके हम लोग जनरली वो प्रॉपर्टी को अचीव कर सकते हैं। ऑलरेडी प्रॉपर्टी को हम वहां पे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके पास प्रॉपर्टी होता ही, मटेरियल के पास प्रॉपर्टी है ही, लेकिन उसको हम जस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, the temperature at which post-well heat treatment is usually carried out well below the temperature where the phase change is occur C नॉट। फेज चेंज मतलब कहाँ पे फेज चेंज होगा, 723 वाला, 723 से अबव जाएंगे तो फेज चेंज हो जाएगा, बिलो जाएंगे तो आपको फेज चेंज हो जाएगा। वो अपर ट्रांसमिशन लिमिट, बिलो ट्रांसमिशन लिमिट, सब लोग बोलते हैं वही है। हाई इनफ टू अलाउ द रेसिड्यू ट्रेसेस and to be relieved quickly and soften and harden region of heat affected zone, ठीक है। Okay, the major benefit to reduce the residual trace to ensure that the heat affected zone hardness is not too high for the steel of the particular service application are। अगर आपका वो सब चीज देखना है, जनरली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम क्यों करते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इसके लिए करते हैं, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इसके लिए करते हैं कि हमारा जो मेटल है उसमें हीट जो प्रोड्यूस हुआ है, देखो यहाँ पे सब जगह पे एक ही पॉइंट है, हीट। हीट है वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वर्ड है, हीट है वही बेज मेटल के ऊपर इफेक्ट करेगा, वेल मेटल के ऊपर इफेक्ट करेगा, हीट इफेक्टेड जोन के ऊपर इफेक्ट करेगा। हीट ज्यादा होगा तो कूलिंग भी ज्यादा होगा, हीट कम होगा तो कूलिंग फास्ट होगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये हीट को अगर कंट्रोल करना समझ लेंगे तो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में हमको मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है उसका प्रॉब्लम हमारा मोस्टली सॉल्व हो जाएगा। जब हम वेल्डिंग मारते हैं तब क्या कांड होता है वेल्डिंग के अंदर, वेल्ड मारते हैं तो हीट प्रोड्यूस होगा वेल्ड मेटल के अंदर, हीट प्रोड्यूस होगा तो वो कैसा हीट होगा, सडन हीट होगा। कभी कभी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा या कम भी हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा अगल बगल का मेटल जो है वो पिघलेगा, पिघल के फिर वो अंदर मेल्ट होगा, मेल्ट हो गए फिर उसका ऊपर में टेम्परेचर भी, एटमोस्फियर भी ऐसा है, थोड़ा कोल्ड एटमोस्फियर है, तो जल्दी से वो ठंडा हो जाएगा। जल्दी से ठंडा होने की वजह से वो उसका जो मेटल जो है, मेटल का पार्ट है, मेटल के पार्टिकल है, वो एक दूसरे के साथ मिलने का उसको टाइम नहीं मिलेगा, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। उसी की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा हार्डनेस बढ़ने का चांस है, हमारा ब्रिटल फ्रैक्चर का चांस है, हमारा कोरोजन क्रैक आने का चांस है, हमारा जो दो पीस जो है हमारा बेस मेटल के अंदर जो पार्टिसिपेट है, जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ बॉन्ड प्रॉपर तरीके से नहीं बनाएंगे तो वहां पे स्ट्रेंथ कम होगा, स्ट्रेंथ कम होगा तो एक दूसरे के बीच में गैप जनरेट होगा, एक दूसरे के बीच में गैप जनरेट होगा तो वहां से इजी से वहां से बॉन्ड टूटेगा और मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, मटेरियल कोरोजन क्रैक पकड़ेगा, मटेरियल डायमेंशन टॉलरेंस आएगा, बहुत सारा मसला यहाँ पे होगा। तो हम लोगों को रेसिड्यूल ट्रेस जो है इंश्योर करने के लिए यहाँ पे इम्प्रूव द रेजिस्टेंस ऑफ जॉइंट ब्रिटल फ्रैक्चर वो भी देखना है आपको। इम्प्रूव द रेजिस्टेंस ऑफ द जॉइंट, ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग से हमको बचना है, ब्रिटल फ्रैक्चर से बचना है। और एनेबल वेल जॉइंट टू बी मशीन एक्यूरेट
डायमेंशन टॉलरेंस, आपको डायमेंशन टॉलरेंस भी एक्यूरेट, बिकॉज ऑफ द मेन रीजन ऑफ द बेनिफिट ऑफ पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज रिड्यूस द रेसिडुअल ट्रेस। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट ऑफन को ट्रेस रिलीविंग भी उसको आप बोल सकते हैं। एस आर, जनरली लोग एस आर भी बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट के साइकिल में क्या क्या है, 4 वेरिएबल है। एक तो मैक्सिमम हीटिंग रेट, सॉकिंग टेम्परेचर रेंज, maximum time and soaking temperature and maximum cooling rate। ये सब चीज के बारे में मैं यहाँ पे एक ही ग्राफ में आपको सब चीज समझा देता हूँ। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का ये जो ग्राफ है उसमें जनरली क्या होता है, यहाँ टाइम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिखाया है। ऑलरेडी ये सब चीज़ मैं आगे का एक सेशन लिया है, उसमें मैं समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा ऐसा मत करिए कि ऐसा क्यों इतना फास्ट समझा दिया भाई। तो एकदम इजी है, यहाँ पे कोई ज़्यादा वो लेने का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। टाइम वर्सेस टेम्परेचर का है। धीरे धीरे आप पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट को, एक आपका 550 mm थिकनेस का प्लेट है, वो वेल्डिंग मारा है, उसमें आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है। आपने जीरो से प्रेशर स्टार्ट किया, सॉरी टेम्परेचर स्टार्ट किया, फिर आपको यहाँ तक गए 300 डिग्री तक, फिर 300 से 600 तक गए, फिर आपने कुछ टाइम तक रुका, आपने रुक के टेम्परेचर रखा, फिर आप धीरे धीरे फॉल किया, फिर धीरे धीरे फॉल किया। तो ऐसा होता है पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का ग्राफ। लेकिन मैंने आपको बोला कि सेक्शन 8 डिवीजन 1 में, यूसीएस 56 में, यूसीएस यूडब्ल्यू 40 में क्लियर लिखा है कि आपको रिस्ट्रिक्टेड हीटिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड हीटिंग, रिस्ट्रिक्टेड सॉकिंग, रिस्ट्रिक्टेड कूलिंग एंड अनरिस्ट्रिक्टेड कूलिंग, ऐसा करके यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको 0 से आप 300 तक लेके जा रहे हैं, तो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड हीटिंग था। आप वेदर वो 1 मिनट में भी 300 डिग्री पहुंचा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जैसे ही यहाँ पे 300 पे आया, तब आपको यहाँ पे आपके हाथ बंध गए हैं। आप अभी कोड के हिसाब से जाना है, आपको 300 से फिर 600 आप जाएंगे, तब आपको एकदम प्रोसीजर के हिसाब से वो टेम्परेचर बढ़ाना है। आप 0 से 300 कैसे भी कर दो, 10 मिनट में कर दो, 1 घंटे में कर दो, 50 मिनट में करो, 2 दिन में लाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप 300 से 600 अगर आप जाते हैं टेम्परेचर लेके, तब आपको कुछ चीज कंट्रोल करना है। तो उसी की वजह से उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड हीटिंग। रिस्ट्रिक्टेड हीटिंग का मतलब क्या है कि जनरली बहुत सारे लोग 2 पर आवर्स ऐसा बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड हीटिंग में, ठीक है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि 2 to 8 बोलते हैं, ठीक है। तो आपको धीरे 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 बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए 260 से 200 सेल्सियस पर आवर्स, ऐसा सेल्सियस पर आवर्स लिखा। तो आपको 1 घंटे में आपको जनरली 600 डिग्री ही बढ़ाना है टेम्परेचर, या फिर इसके बीच में ही रहना चाहिए। आप फिर चलो मेरा मन हुआ, मुझे प्रोडक्शन जल्दी देना है, मैं 300 डिग्री तुरंत फटाक से चढ़ा देता हूँ 1 ही घंटे में, तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। आधे घंटे में मैं ये 300 डिग्री चढ़ा देता हूँ, तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। आपको भले ही प्रोडक्शन का मसला कोई भी हो, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप रिस्ट्रिक्टेड एज पर कोड ही जाना है। ओके, सेक्शन 8 डिवीजन 1 में क्या लिखा है, 222 डिवाइड सेल्सियस पर आवर्स डिवाइड बाई इंच, ऐसा करके लिखा है। इसका मतलब 50 इंच का आपका प्लेट है, तो 2 इंच हुआ, तो 222 डिवाइड बाई 2, तो 111 हो गया। तो आपको 1 घंटे में ये 111 डिग्री ही चढ़ाना है। आप 300 डिग्री पहुंचे, फिर आपको 400 डिग्री पहुंचने में आपको 1 घंटा ही लेना है, फिर आपको 500 डिग्री में और 1 घंटा लेना है, फिर 600 डिग्री में और 1 घंटा लेना है, ऐसे चढ़ाना है। आप यहाँ से 0 से 300 डिग्री या एटमोस्फिरिक से सीधा 300 डिग्री आप 10 मिनट में भी पहुंचा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये रिस्ट्रिक्टेड जो हीटिंग है, उसमें एज पर कोड जो जो कोड बोलता है, वैसे जो जो लोग जो जैसा कोड बोलता है, सेक्शन 8 डिवीजन 1 जो बोलता है वो, अगर B31.3 बोलता है वो, उसमें B31.3 में 316 है। बस यहाँ पे हमारा सेक्शन 8 डिवीजन 1 में 222 है। तो और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड भले ही यूरोपियन स्टैंडर्ड में 300 है, लेकिन आपका अगर सेक्शन 8 डिवीजन 1 की बात करो तो वहाँ पे 425 है, 424 है। तो आपको वो रिस्ट्रिक्टेड कूलिंग, रिस्ट्रिक्टेड हीटिंग, वो आपको कंट्रोलिंग करना ही है। आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप वहाँ पे अगर कंट्रोलिंग नहीं किया, तो आपकी जॉब की एमबीए हो जाएगी, आपके जॉब की
फट जाएगी, आपका जॉब जो है वो पपड़ी बन जाएगा, आपका जॉब जो है वो आपका क्वालिटी उसमें प्रॉपर तरीके एंश्योर नहीं कर पाएंगे, आपका जॉब है उसमें कांड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, रिस्ट्रिक्टेड हीटिंग ही आपको करना है। आप 0 से 300 डिग्री कितने भी टाइम पे गए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 300 से आप 600 जाते हैं तब आपको जो कोड बोलता है 60 से 200, तो आपको धीरे धीरे 60 से 200 के बीच में ही आपको पर आवर्स बढ़ाना है। अगर आप ऐसा ठान ले कि भाई मुझे 80 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में चढ़ाना है, तो फिर आपको 300 के बाद 380 1 घंटे में चढ़ाना है, फिर 380 के बाद फिर आपको 1 घंटे में फिर 80 डिग्री चढ़ाना है, फिर 1 घंटे में और एक 80 डिग्री चढ़ाना है, फिर 1 घंटे में, ऐसा करके आपको 600 तक जाना है। 600 जाने के बाद कुछ समय तक आपको सॉकिंग टाइम देना पड़ेगा, कुछ समय तक आपको रोकना पड़ेगा, टेम्परेचर को फिक्स तक होल्डिंग करना पड़ेगा। टाइम आपका रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, 2 घंटे तक आप रोक के रखो, 3 घंटे तक रोक के रखो, वो एज पर कोड जाना है। लेकिन जैसे ही आप फिर वापस रिटर्न नीचे उतरते हैं कूलिंग में, तब आपको 600 से 300 जाने में भी आपको रिस्ट्रिक्टेड कूलिंग आता है। रिस्ट्रिक्टेड कूलिंग का मतलब ये है कि भाई आपको धीरे धीरे रिस्ट्रिक्टेड कूलिंग करना है। आप धड़ाक से कर दिया, चलो मेरे मन में आया और मैंने कर दिया, तो ऐसा नहीं। रिस्ट्रिक्टेड कूलिंग जनरली आपको जो कोड में दिखाया रहता है वो उसी के हिसाब से ही आपको उतरना है। आप, चलो भाई मेरे को जल्दी जाना है, एक काम करता हूँ, मैं वहाँ पे फैन लगा देता हूँ या ऊपर पानी डाल देता हूँ, 1 घंटे में सीधा 0 डिग्री या एटमॉस्फेरिक पे ला देता हूँ, तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा आपको। आपको 600 से 300 जाने में जो कोड बोलता है कि भाई 228 डिवाइड बाई इंच, तो ऐसे ही आपको आना है। आपको बोलता है कि 1 घंटे में आप 80 डिग्री ही बिलो फॉल कर सकते हैं टेम्परेचर, तो 600 से 1 घंटा लेना है आपको 80 डिग्री कम करने में, फिर 80 डिग्री कम करने में और 1 घंटा लेना, फिर 80 डिग्री एक और घंटा लेना, तो ऐसे धीरे धीरे जाना। फिर यहाँ 300 डिग्री आया, फिर आप एटमोस्फिरिक पे छोड़ दीजिए, चलो भाई बाहर में गया, अभी खोल दो सब, हमारा 300 क्लियर हो गया, फिर आप एटमॉस्फेरिक में छोड़ देंगे तो चलेगा। लेकिन आपको 300 तक आते आते आपको उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड कूलिंग, फिर अनरिस्ट्रिक्टेड कूलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट आपको जाना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट इन फर्नेस, जनरली बहुत सारे लोग लोकल पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट भी करते हैं। जनरली मैं ये सब चीज़ आगे के सेशन में डिस्कस किया ही है कि फर्नेस के अंदर अगर आपको करना है तब सबसे बेस्ट बात है। और फर्नेस के अंदर आपको याद रखना है, कभी भी आपका जो फ्लैम है वो जॉब के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। बहुत सारी कंपनी में मैं देखा है ऐसा, कंपनी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ौदा की बात कर रहा हूँ। बड़ौदा जो है गुजरात में पड़ा हुआ बड़ौदा, बस वहाँ पे ऑलरेडी में बहुत सारी ऐसी कंपनी है, वो फ्लेम डायरेक्ट जब हम फर्नेस के अंदर पूरा जॉब को डालते हैं तो फ्लेम डायरेक्ट गलती की वजह से या हो या जानबूझ के हो पता नहीं, लेकिन उसका फ्लेम जो है वो डायरेक्ट जॉब पे आता है। तो ये सब चीज़ नहीं, आपको ज़मीन पे ऊपर रखो या एयर में रखो ऊपर, धीरे धीरे हीटिंग। अगर फ्लेम डायरेक्ट ऑन जॉब पे आएगा तो ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम होगा, आपका पपड़ी बनेगा, कोरोजन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होगा, मटेरियल वहाँ पे हार्ड हो जाएगा, वहाँ पे सडन हीटिंग का इफेक्ट होगा, बहुत सारा मसला होगा, वहाँ से मटेरियल क्रैक भी होने का चांस कर सकता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे भी लिखा होगा, ऑयल एंड गैस फील्ड फर्नेस यूज्ड ऑन पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट मस्ट नॉट अलाउ द फ्लेम contact with the fabrication as this may induce the large thermal gradient। तो आपको फ्लेम जो है डायरेक्ट ऑन जॉब पे ऊपर नहीं डालना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फ्लेम ऑन जॉब पे डालना मतलब क्या। एक एक फ्लेम है, ठीक है, गैस कटर का फ्लेम है, गैस कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्लेम सीधा हम हाथ पे लगाएंगे तो क्या होगा, हमको गर्म लगेगा ना। गैस कटिंग का फ्लेम है वो हाथ के ऊपर हम डालेंगे तो हमको गर्म लगेगा, तुरंत सडन गर्म लगेगा। लेकिन हाथ से थोड़ा दूर रखेंगे तो हमको धीरे धीरे गर्म लगेगा, फिर हमको पता चलेगा, फिर हम हाथ हटा देंगे। तो यहाँ पे जॉब में यही होता है, आप डायरेक्ट फ्लेम ऑन जॉब पे रख डालेंगे तो जॉब को एक ही जगह पे एक ही पोर्शन पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो उसी की वजह से क्या होगा, वहाँ पे मटेरियल हार्ड हो जाएगा, वहाँ से मटेरियल क्रैक होना स्टार्ट होगा, वहाँ से मटेरियल का कोरो क्रोम जो है उसमें कांड होना स्टार्ट होगा। तो आपको ये सब चीज देखना है। ओके, इट इज द इम्पोर्टेंट टू एंश्योर दैट द फ्यूल पर्टिकुलरली ऑयल
fired furnace does not contain the high level of potential harmful impurities such as sulfur. ओके, दूसरी बात, सल्फर एंड फॉस्फरस आपकी फ्लेम के अंदर नहीं होना चाहिए। वो सब चीज़ इम्प्यूरिटी है, आपके जॉब के अंदर जाएगा, जॉब गर्म होगा, फिर वो सल्फर आपके जॉब के अंदर चिपक जाएगा, फिर आपके जॉब के अंदर जाएगा, वो चिपकेगा सल्फर, तो क्या कांड होगा? कांड ये होगा कि आपको इम्प्यूरिटीज आपका कोड के हिसाब से अगर कार्बन स्टील 516 ग्रेड 70 है तो 0.030 होना चाहिए, ठीक है। तब लेकिन यहाँ पे ये फ्लेम की वजह से भी उसमें थोड़ा ज़्यादा सल्फर गिर गया तो वो क्रैक लाने का चांस करेगा। सल्फर जो है वो बॉन्ड को तोड़ता है, सल्फर जो है वो इम्प्यूरिटी है, ठीक है। हमारी बॉडी में कुछ इम्प्यूरिटी अलग से आ जाता है तो हमको कुछ हमारी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं या बुखार होता है। तो वैसे हमारा मेटल का भी यही हाल है। सल्फर और फॉस्फोरस वो इम्प्यूरिटी है, वो जैसे ही जॉब में जाएगा हमारा कुछ ना कुछ कांड करेगा वो। इसी की वजह से आपका जो फ्लेम जो है ऑयल ऑयल से आप करते हैं तो ठीक है, फायर से करते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें सल्फर एंड फॉस्फोरस बहुत कम होना चाहिए, एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, लोकल पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कभी-कभी क्या होता है, कुछ जगह पे ऐसा हो जाता है कि भी वहाँ पे जॉइंट मारना भूल गए। पूरा लंबा चौड़ा जॉइंट है, 300 मीटर सॉरी ये 300 एमएम का एक हमने नोजल लगाया है और लास्ट में लगाया है, उसमें पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना भूल गए थे हम, तो फिर हम लोकल पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे यही दिखाया गया है, ठीक है। ओके, जनरली लोग क्या बोलते हैं, ये जो जॉइंट है एज पर कोड एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 में क्लियर बोला है कि जॉइंट के इस साइड और जॉइंट के उस साइड, दोनों साइड में आपको कितना पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना चाहिए, कितने लेंथ में करना चाहिए। तो 1T और 50 विच एवर इज लेस। तो दोनों में से अगर आपका 100 थिकनेस का कोई एक जॉब है, उसका लॉन्ग सीम है, उसको आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट लोकली करना है। तो लोकली जब आप करने जा रहे हैं, 100 आपका थिकनेस है, तो 100 मतलब थिकनेस उसका 100, तो 1T मतलब 100 या 50 विच एवर इज लेस। तो 50-50 दोनों साइड आपको जॉइंट के दोनों साइड, ये जो जॉइंट है उसके दोनों साइड 50-50 तक आपको वो कॉयल बांधना है और फिर आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का मैं बहुत सारे सेशन कर चुका हूँ, लेकिन ये सेशन में इसके लिए किया क्योंकि हम लोग जनरली पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर सीसीप 3.1 का जो चैप्टर नंबर 20 है वो बाकी था, उसी की वजह से आज हमने ये चैप्टर फिनिश किया। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग याद रखिए, इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन 148 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से हर एक क्वेश्चन 1,000 रुपीज़ का है। आप याद रखिए, इसके लिए सीरियस हो जाइए, अच्छी तरीके से शांति से लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर एकदम इजी है, किसी को कुछ भी डाउट है मेरा पर्सनल नंबर में डाला है, मुझे आप कभी भी कॉल करिए। और आप ऐसा मत सोचिए अरे यार इसको कहाँ कॉल करने का, भाई कॉल करिए यार, आपको समझ में आता है तो आप कॉल करिए बिंदास। कभी भी आप शर्म मत रखिए, कभी भी कुछ भी मत रखिए माइंड में कि इसको कहाँ मैसेज, व्हाट्सएप में भी आप मैसेज करके डाल दीजिए कि भाई हमको ये समझ में नहीं आया तो बोलिए, तो हम क्लियर समझाए। सिर्फ 3.1 में बहुत बार करवा चुका हूँ, लेकिन ये यूट्यूब में ये सब पहली बार हम लोग अपलोड कर रहे हैं।